स्वागत है। आज हम बिजनेस कम्युनिकेशन की दुनिया में एक बहुत ही ज़रूरी फाउंडेशनल चीज़ पर बात कर रहे हैं, अंग्रेजी ग्रामर। हाँ बिल्कुल। और हमारे पास है आवश्यक अंग्रेजी व्याकरण की आधारशिला, मॉड्यूल 1 के कुछ पॉइंट्स। तो आज कोशिश रहेगी कि इन्हें ऐसे समझें जैसे कोई अच्छा टीचर समझाता है ना, एकदम बेसिक से। हाँ, क्योंकि देखिए ग्रामर को लोग अक्सर बस कुछ रूल्स मानकर बोरिंग समझ लेते हैं। सही बात है। पर असल में ये किसी भी भाषा की और खासकर बिजनेस कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है, एक ढांचा। हाँ। जैसे शरीर बिना ढांचे के टिक नहीं सकता। बिल्कुल वैसे ही आपके विचार, आपकी बातें बिना सही ग्रामर के वो टिक नहीं पाती, स्पष्ट नहीं हो पाती, गलतफहमियां हो सकती हैं। हाँ, ये तो है। तो इस मॉड्यूल में क्या क्या है? मैंने देखा इसमें टेंसेज हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन भी है। हाँ, काफी कुछ कवर किया गया है। टेंसेस यानी काल, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशन, फिर वाक्य कैसे बनते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा। और कुछ आम गलतियां जो अक्सर हो जाती हैं, और अंग्रेजी में जो बाहर की भाषाओं से शब्द आए हैं वो भी। वाह, काफी डिटेल में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से पकड़े? टेंसेस से। ये अक्सर लोगों को सबसे मुश्किल लगता है। हाँ, टेंसेस से ही करते हैं। ये वर्ब का वो रूप है जो बताता है कि काम कब हुआ, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। और इन्हें समझे बिना आप सही मैसेज दे ही नहीं सकते। तो मोटे तौर पर 3 हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हाँ। और फिर हर एक के 4 सब टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओह, तो कुल मिलाकर 12 हो गए। हाँ 12, पर घबराने की बात नहीं है, सबको रटना नहीं है, उनके इस्तेमाल को समझना है। अच्छा, तो रोज के बिजनेस कम्युनिकेशन में कौन से ज्यादा जरूरी है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट ये काफी इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर सिंपल भी, पर जानना तो सभी को चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस से शुरू करें। हाँ, प्रेजेंट टेंस पहला है सिंपल प्रेजेंट, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ओके। ये इस्तेमाल होता है आदतों के लिए, जैसे ही चेक्स हिज ईमेल्स एवरी मॉर्निंग, या फिर सामान्य सच, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अखबार की हेडलाइंस में भी यही होता है, या फिक्स टाइम टेबल के लिए, द ट्रेन लीव्स एट 7 PM। अच्छा, और इसका स्ट्रक्चर? सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। बस ध्यान रखना है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है, जैसे शी वर्क्स हियर, लेकिन दे वर्क हियर। हाँ, ये SES वाला नियम याद रखना पड़ता है। बिल्कुल। और सवाल पूछने के लिए डू, डज का इस्तेमाल होता है, और नेगेटिव के लिए डू नॉट, डज नॉट। ठीक है, अगला कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये उन कामों के लिए जो अभी बोलते समय चल रहे हैं, जैसे वी आर रिकॉर्डिंग दिस डिस्कशन। एकदम सही। या फिर नजदीक के भविष्य के कोई पक्की योजना बताने के लिए भी, जैसे वी आर मीटिंग द क्लाइंट टुमारो। अच्छा, भविष्य के लिए भी, ये दिलचस्प है। हाँ, पर वो पक्की योजना होनी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में ING। आई एम एक्सप्लेनिंग द टेंसेज। ओके, अब आता है वो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट। ये थोड़ा ट्रिकी लगता है लोगों को। ये उन कामों के लिए है जो हो तो चुके हैं, पर उनका कनेक्शन, उनका असर अभी भी है। जैसे कोई बिजनेस उदाहरण, जैसे आई हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट। मतलब रिपोर्ट पूरी हो चुकी है और अब वो शायद आपके पढ़ने के लिए तैयार है। अच्छा, मतलब काम खत्म पर उसका नतीजा अभी रेलेवेंट है। हाँ बिल्कुल। या फिर कोई ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अब तक के अनुभव से जुड़ा है। शी हैज वर्कड ऑन सेवरल इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स। उसने काम किया है, ये उसका अनुभव है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। गॉट इट। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उन कामों के लिए है जो पास्ट में शुरू हुए और अभी भी चल रहे हैं। इसमें ड्यूरेशन पर जोर होता है। जैसे ही हैज बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years, मतलब 5 साल पहले शुरू किया था और अभी भी यही काम कर रहा है। या वी हैव बीन वेटिंग फॉर द अप्रूवल सिंस लास्ट वीक। अच्छा, इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है टाइम बताने के लिए। हाँ बिल्कुल। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में एंडिंग ING प्लस सिंस फॉर। तो ये हो गए प्रेजेंट के चारों। अब पास्ट टेंस की बात करें, जो काम हो गए। हाँ, पास्ट टेंस। इसके भी वही 4 रूप हैं। पहला सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। ये उन कामों के लिए जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर हुए और खत्म हो गए, जैसे वी लॉन्च द प्रोडक्ट लास्ट ईयर या आई अटेंडेड द मीटिंग येस्टरडे। ओके। इसका स्ट्रक्चर
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सबसे कॉमन पास्ट टेंस फॉर्म है। सवाल पूछने के लिए डिड का इस्तेमाल होता है। डिड यू सेंड द ईमेल? ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस? पास्ट कंटिन्यूअस ये बताता है कि पास्ट में किसी समय पर कोई काम चल रहा था। जैसे आई वॉज प्रिपेयरिंग द प्रेजेंटेशन व्हेन द पावर वेंट आउट। अच्छा, मतलब एक काम हो रहा था तभी कुछ और हुआ। हाँ, या बस ये बताने के लिए कि उस समय क्या चल रहा था। इट वॉज रेनिंग ऑल डे येस्टरडे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी। ओके। तीसरा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट ये तब इस्तेमाल होता है जब पास्ट में दो काम हुए हों और हमें बताना हो कि कौन सा पहले हुआ। जो काम पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट लगता है। अच्छा, जैसे वो स्टेशन पहुंचने वाला उदाहरण। हाँ बिल्कुल, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। यहाँ ट्रेन पहले चली गई तो इसके लिए पास्ट परफेक्ट हैड लेफ्ट लगा। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्रम बताने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, खासकर रिपोर्ट्स वगैरह में। और चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये क्या बताता है? ये बताता है कि पास्ट में कोई काम किसी निश्चित समय तक लगातार चल रहा था जी। किसी दूसरे पास्ट इवेंट के होने से पहले। जैसे शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours बिफोर द मैनेजर फाइनली अराइव्ड। अच्छा, मतलब मैनेजर के आने से पहले वो 2 घंटे से इंतजार कर रही थी। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। ठीक है, तो प्रेजेंट और पास्ट के 8 हो गए। अब भविष्य की बात, फ्यूचर टेंस। हाँ, फ्यूचर टेंस। इसके भी 4 रूप। पहला सिंपल फ्यूचर, विलशाल वाला। हाँ, ये भविष्य में होने वाले काम, वादे, इरादे या भविष्यवाणी के लिए होता है। आई विल सेंड यू द डिटेल्स टुमारो, या द कंपनी विल लाइकली एक्सपैंड नेक्स्ट ईयर। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म। ओके। फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूअस ये बताता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई काम चल रहा होगा। जैसे at 10 AM tomorrow I will be meeting with the board। अच्छा। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी। और फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट ये बताता है कि भविष्य में किसी निश्चित समय तक कोई काम पूरा हो चुका होगा। जैसे by the end of this year we will have completed the project। डेडलाइन बताने के लिए ये काम का है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और आखिरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बताता है कि भविष्य में कोई काम किसी अवधि तक लगातार चलता रहेगा। ये थोड़ा कम इस्तेमाल होता है पर जानना अच्छा है। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस स्ट्रैटेजी फॉर 6 months। ओके। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर। वाह, तो ये हो गए पूरे 12 टेंस। सही कम्युनिकेशन के लिए इनको समझना और सही जगह इस्तेमाल करना वाकई बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये भाषा में समय और काम की स्थिति बताने का पूरा सिस्टम है। ठीक है, अब टेंस के बाद अगला बड़ा नियम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। हाँ, ये बहुत ही फंडामेंटल नियम है। सुनने में तो आसान लगता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, पर इसमें भी कई पेच हैं जैसा आपने कहा था। हाँ, बेसिक नियम वही है पर कुछ खास स्थितियां हैं जहां गलतियां हो जाती हैं। ये ग्रामर का गोल्डन रूल है। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के नंबर, एकवचन, बहुवचन और पर्सन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से मैच करना चाहिए। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में देखा, ही गोज सिंगुलर वर्सेस दे गो प्लूरल। ये तो सीधा है। पर मुश्किल कहाँ आती है? जैसे शब्द है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, एवरीवन। ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो वाक्य होगा ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैज सबमिटेड द रिपोर्ट। हैज आएगा, हैव नहीं, भले ही एम्प्लॉइज प्लूरल है। फोकस ईच पर है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और जब एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़ते हैं तब वर्ब आमतौर पर प्लूरल होता है। द मार्केटिंग मैनेजर एंड द सेल्स हेड आर अटेंडिंग द कॉन्फ्रेंस। ओके। लेकिन अगर वो दोनों मिलकर एक ही आइडिया या एक ही व्यक्ति को रेफर कर रहे हो तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है। जैसे माई फ्रेंड एंड मेंटोर मिस्टर शर्मा इज रिटायरिंग। यहाँ फ्रेंड और मेंटोर एक ही व्यक्ति है। या जैसे कहते हैं ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, इसे एक यूनिट माना जाता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। और वो आइदर और नीदर नॉर वाला क्या मामला है? पास वाले। हाँ, जैसे नीदर द टीम मेंबर्स नॉर द लीडर इज अवेलेबल। यहाँ लीडर सिंगुलर है तो इज आया, लेकिन नीदर द लीडर नॉर द टीम मेंबर्स आर अवेलेबल। यहाँ टीम मेंबर्स प्लूरल है तो आर आया। वाह,
ये तो सच में ध्यान देना पड़ेगा। और एक और चीज, कलेक्टिव नाउन्स जैसे टीम, कमिटी, गवर्नमेंट, फैमिली, हाँ, इनके साथ वर्ब सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप समूह को एक यूनिट मान रहे हैं या उसके सदस्यों को अलग अलग। उदाहरण। द कमिटी हैज डिसाइडेड, कमिटी ने मिलकर एक फैसला लिया, सिंगुलर। लेकिन द कमिटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, सदस्य अलग अलग राय रखते हैं, प्लूरल। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। हाँ, और आखिरी, द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ का फर्क। द नंबर ऑफ के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज लिमिटेड। यहाँ नंबर सब्जेक्ट है, जबकि अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कई, मेनी। तो इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। अ नंबर ऑफ इश्यूज वर डिस्कस्ड। ये सारे नियम ध्यान में रहें तो बहुत सारी आम गलतियों से बचा जा सकता है। बिल्कुल। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट सही नहीं हो तो वाक्य का पूरा स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। सही कहा। चलिए अब पंक्चुएशन पर आते हैं। विराम चिन्ह, आपने कहा था ये ट्रैफिक सिग्नल जैसे हैं। हाँ बिल्कुल, ये बताते हैं कहाँ रुकना है, कहाँ पॉज लेना है, कहाँ मतलब बदल रहा है। इनके बिना सब कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो मुख्य कौन कौन से हैं? सबसे बेसिक है फुल स्टॉप, डॉट, वाक्य के अंत में लगता है। हाँ। फिर है कॉमा, इसके बहुत सारे इस्तेमाल हैं। लिस्ट में आइटम्स अलग करने के लिए, वी नीड पेन्स, पेपर एंड फाइल्स। छोटे पॉज के लिए, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन के साथ। कॉमा का गलत इस्तेमाल बहुत होता है ना? बहुत ज्यादा, खासकर कॉमा स्प्लाइस, ओके। जहां दो पूरे वाक्यों को सिर्फ कॉमा से जोड़ देते हैं, जो गलत है। ओके, आगे। सेमीकोलन, सेमीकोलन, ये फुल स्टॉप से कमजोर और कॉमा से ज्यादा मजबूत पॉज है। ये दो ऐसे स्वतंत्र क्लॉज को जोड़ता है जो आपस में जुड़े हुए हैं पर कंजंक्शन नहीं है। जैसे द मीटिंग वाज सक्सेसफुल, एवरीवन अग्रीड ऑन द मेन पॉइंट्स। इसका इस्तेमाल कम देखा है मैंने। हाँ, पर सही जगह इस्तेमाल हो तो बहुत प्रभावी होता है। फिर है कोलन, ये किसी लिस्ट, कोटेशन या एक्सप्लेनेशन को इंट्रोड्यूस करता है। ही हैज 3 की स्किल्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड एनालिसिस। ठीक है। क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क तो सीधे हैं। हाँ, क्वेश्चन मार्क सवाल के अंत में, एक्सक्लेमेशन मार्क तीव्र भावना दिखाने के लिए। बिजनेस राइटिंग में इसका इस्तेमाल कम ही करना चाहिए, बहुत जरूरत हो तभी। और वो कोट्स इन्वर्टेड कॉमास। हाँ, इन्वर्टेड कॉमास, डबल कॉमा या सिंगल कॉमा, डायरेक्ट स्पीच या किसी कोटेशन के लिए। द CEO said we must innovate। ठीक है। और अपॉस्ट्रोफी, इसका भी कंफ्यूजन होता है। अपॉस्ट्रोफी, इसके दो मुख्य काम हैं। एक तो पोजेशन यानी संबंध दिखाना, दिस इज रैम्स डेस्क या द कंपनीज पॉलिसी। दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन यानी संक्षिप्तीकरण, इट्स, इट इज, डोंट, डू नॉट, कांट, कैनॉट। हाँ, ये इट्स और इट्स वाला कंफ्यूजन बहुत आम है। बिल्कुल, याद रखें, इट्स का मतलब है इट इज या इट हैज, और इट्स बिना अपॉस्ट्रोफी पोजेशन दिखाता है। द कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू प्रोडक्ट। ये क्लियर हो गया। और हाइफन डैश पैरेंथेसिस भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारे पंक्चुएशन मार्क सही तरीके से इस्तेमाल हो तो मतलब एकदम साफ हो जाता है। हाँ, वरना अर्थ का अनर्थ हो सकता है। एक कॉमा की जगह बदलने से भी मतलब बदल जाता है कई बार। बिल्कुल। चलिए अब वाक्य संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर पर आते हैं। वाक्य कैसे बनते हैं? हाँ, वाक्यों को हम दो आधार पर बांट सकते हैं। एक तो उनके उद्देश्य के आधार पर और दूसरा उनकी बनावट के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर? हाँ, मॉड्यूल में 4 बताए गए हैं। पहला डेक्लेरेटिव, कोई बयान देना, जैसे आवर सेल्स इंक्रीज्ड लास्ट क्वार्टर। दूसरा इंटरोगेटिव, सवाल पूछना, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। ओके। तीसरा इम्पेरेटिव, आदेश या अनुरोध करना, प्लीज रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट। चौथा एक्सक्लेमेटरी, तीव्र भावना व्यक्त करना, वी वन द कॉन्ट्रैक्ट। जैसा मैंने कहा, इसका इस्तेमाल संभल कर। ये तो आसान है। बनावट के आधार पर क्या है? बनावट के आधार पर भी 4 मुख्य प्रकार है। ये समझना जरूरी है ताकि हम अपने लेखन या बोलने में वैरायटी ला सकें। ओके। पहला है सिंपल सेंटेंस। इसमें बस एक स्वतंत्र क्लॉज होता है, यानी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जो पूरा मतलब दे, जैसे द प्रेजेंटेशन वॉज इन्फॉर्मेटिव। ठीक है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें 2 या ज्यादा स्वतंत्र क्लॉज होते हैं जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे
and, but और so से जुड़े होते हैं. The presentation was informative and the audience asked many questions. ओके, दो सिंपल सेंटेंस जुड़ गए. हाँ, एक तरह से. तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें एक स्वतंत्र क्लॉज होता है और कम से कम एक आश्रित डिपेंडेंट क्लॉज होता है. आश्रित क्लॉज अपने आप में पूरा मतलब नहीं देता. ये अक्सर बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, व्हेन, इफ जैसे शब्दों से शुरू होते हैं. उदाहरण? We will start the project when we receive the funding. इसमें we will start the project स्वतंत्र क्लॉज है और when we receive the funding आश्रित क्लॉज है. समझ गया. और चौथा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. जैसा नाम से पता चल रहा है, इसमें कम से कम 2 स्वतंत्र क्लॉज होते हैं और कम से कम एक आश्रित क्लॉज होता है. ये सबसे जटिल संरचना है. कोई उदाहरण? Although the market is challenging, our team is working hard and we expect positive results. यहाँ although the market is challenging आश्रित है और our team is working hard और we expect positive results स्वतंत्र हैं. तो इन अलग-अलग तरह के वाक्यों का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? सिर्फ सिंपल से काम क्यों नहीं चलाते? अगर आप सिर्फ सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करेंगे तो आपकी राइटिंग या स्पीच बहुत मोनोटोनस, उबाऊ और बचकानी लग सकती है. अच्छा. अलग अलग स्ट्रक्चर इस्तेमाल करने से फ्लो अच्छा बनता है, विचारों के बीच का लॉजिकल कनेक्शन साफ होता है और पढ़ने या सुनने वाले का इंटरेस्ट बना रहता है. ये आपकी भाषा पर पकड़ को दिखाता है. ये बात तो सही है. विविधता जरूरी है. अब आते हैं उस सेक्शन पर जिसमें मजा भी आता है और जो जरूरी भी है, अंग्रेजी में होने वाली आम गलतियां. हाँ, कॉमन एरर्स. कई बार ये इतनी आम होती हैं कि लोग इन्हें सही मानने लगते हैं. हाँ, होता है ऐसा. मॉड्यूल ने कुछ उदाहरण दिए हैं. अक्सर लोग कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ये गलत है. सही है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, मतलब जिसे पहले सेवा मिली. एक और है आई कुड केयर लेस. अगर आपका मतलब है मुझे बिल्कुल परवाह नहीं, तो सही फ्रेज है आई कुडंट केयर लेस. कुड केयरलेस का मतलब तो हुआ कि थोड़ी परवाह है. ओह, ये तो मतलब ही उल्टा हो गया. हाँ. और कॉफी वाला एक्सप्रेसो नहीं होता, एक्सप्रेसो होता है. एक मुहावरा है निप इट इन द बड, शुरू में ही रोकना. लोग गलती से निप इट इन द बट बोल देते हैं. हाँ, ये सुना है मैंने. और मेक डू, काम चलाना, की जगह मेक ड्यू लिख देते हैं. ये छोटी छोटी चीजें हैं, पर ध्यान देना चाहिए. बिल्कुल, इनसे भाषा ज्यादा साफ और प्रोफेशनल लगती है. और मॉड्यूल का आखिरी पॉइंट भी काफी दिलचस्प है, अंग्रेजी में विदेशी शब्दों का इस्तेमाल. हाँ, फॉरेन वर्ड्स इन इंग्लिश. अंग्रेजी की एक खासियत है कि इसने दुनिया भर की भाषाओं से शब्द लिए हैं. ये कोई शुद्ध भाषा नहीं है, बल्कि एक खिचड़ी है एक तरह से. हाँ, एक ग्लोबल खिचड़ी. सही कहा. और इसी वजह से इसकी वोकैबुलरी इतनी रिच है. मॉड्यूल में कई उदाहरण हैं. फ्रेंच से डेजावू, क्लीशे, रांदेवू. जर्मन से वंडरलस्ट, ज़ाइटगाइस्ट. स्पेनिश से सिएस्टा, प्लाजा. जापानी से भी हैं. हाँ, कराटे, सुनामी, कैरियोके. चीनी से टोफू, कंगफू. और भारतीय भाषाओं से भी बहुत शब्द गए हैं. बंगलो, जंगल, शैम्पू, पंडित, गुरु. वाह, ये तो दिखाता है कि भाषा कैसे घुलती मिलती है और विकसित होती है. बिल्कुल, ये अंग्रेजी की फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को दिखाता है. तो आज हमने मॉड्यूल 1 के जरिए अंग्रेजी ग्रामर की कई जरूरी बातें समझी. टेंस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर, आम गलतियां, विदेशी शब्द, इन सब का निचोड़ क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन के लिहाज से. निचोड़ ये है कि ये सब सिर्फ नियम नहीं है, ये टूल्स हैं प्रभावी, स्पष्ट और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए. सही ग्रामर आपकी बात को वजन देता है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाता है. ये दिखाता है कि आप डिटेल पर ध्यान देते हैं. गलत ग्रामर से गलतफहमी हो सकती है, आपका इंप्रेशन खराब हो सकता है. तो सिर्फ जानना काफी नहीं, इन्हें इस्तेमाल में लाना, प्रैक्टिस करना जरूरी है. बिल्कुल. तो अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं. हमने देखा कि अंग्रेजी ने दूसरी भाषाओं से इतने शब्द लिए हैं. क्या लगता है, ये भाषाओं का आपस में घुलना मिलना, ये उधार लेना भाषा को कमजोर बनाता है या ये उसकी ताकत है जो उसे ज्यादा लचीला और ग्लोबल बनाता है? इस पर जरूर सोचिएगा.